नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूसीआई कराला लाइव पर। लास्ट क्लास में आपने सीखा था प्रोनाउंस के बारे में। प्रोनाउंस में हमने पर्सनल प्रोनाउन की बात करी थी और कुछ लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन को पर्सनल लाइफ में ले लिया था, तो वो पर्सनल लाइफ नहीं है, वो पर्सनल प्रोनाउन है। तो पर्सनल प्रोनाउन की जब हम बात कर रहे थे तो उसमें हमारे पास ये प्रोनाउंस आए थे, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आज इसको इसके आगे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आई माने मैं मतलब मैं, और मी मुझे, माई मतलब मेरा। तो वी अस, और फिर आर। मैं यानी आई, मी यानी मुझे, माई यानी मेरा। ठीक है, जो मेरा है वो मेरा है और जो आपका है वो भी मेरा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो आपका है वो तो भाई आप ही का रहेगा, हमारा नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये जो जितने भी हैं इस साइड, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। ये सब्जेक्ट का काम करेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट का काम करेंगे, सब्जेक्ट। और ये वाले जितने भी रहेंगे यहां पर जो भी हम लिखने जा रहे हैं, ये दे से देम आया, ही से हिम आया, शी से हर आया। ठीक है, ये वाले जितने भी हैं ये ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। और इधर जो है ये एडजेक्टिव्स हैं। जैसे दे से THEIR देयर आता है, एक THERE देयर भी है। ये वाला जो देयर है और ये जो देयर है, इसको लेकर भी आप काफी दुविधा में रहते हैं। तो दुविधा में नहीं रहना, बहुत सिंपल सी बात है। ये वाला देयर जब भी यूज होगा इसके बाद एक नाउन आपको लिखना पड़ेगा। तो उल्टा अगर कर दे, उल्टा अगर कर दे कि भाई अगर नाउन के पहले, अगर नाउन के पहले कोई आना है तो वो ये वाला देयर होगा या ये वाला देयर होगा, ये समझना है हमें बस। नाउन के पहले ये वाला देयर नहीं आएगा, ये जो नाउन के पहले ये वाला देयर नहीं आएगा, नाउन के पहले ये आएगा। नाउन के पहले THEIR आता है, THERE नहीं। तो आज से हमेशा के लिए आपको भूल जाना है कि भाई देयर और देयर में हमें कोई डिफरेंस भी है, हमें कोई दुविधा भी है। देयर में बस यही आपको दुविधा दूर करनी है। भूल जाना है कि हमें नहीं आता, याद रखना हमें आता। क्या आता है भाई? ये वाला जो देयर है ये कभी भी नाउन के पहले नहीं आता। देयर का मतलब जनरली क्या होता है? देयर का मतलब क्या है? THERE। देयर का मतलब है वहां, वहां। वहां बोले तो वहां पर, जहां पर आप जाते हैं, बिल्कुल मैं उसी जगह की बात कर रहा हूं, वहां। समझ गए होंगे आप, वहां, हाँ बिल्कुल वहां। तो जब मैं वहां की बात कर रहा हूं तो देयर आएगा। देयर का मतलब वहां। लेकिन THEIR इसका मतलब होता है उनका। किस, क्या मतलब होता है? उनका। ठीक है, उनका, उनका कोई भी। ठीक है, उनका। और ये वाले देयर का मतलब है वहां, ये प्लेस बताता है और ये प्लेस नहीं बताता। तो जब नाउन हो तो THEIR वाला देयर, नाउन ना हो तो THERE वाला देयर। बस सिंपल सी बात है, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद हिज और हर और इट्स आ गए। ये जितने भी हमने सीखे थे, ये भी हमने सीखे थे, ये भी हमने सीखे थे। ये पर्सनल प्रोनाउंस थे। इसके बाद जो हमने सीखा था नंबर 2, वो पॉजेसिव प्रोनाउंस थे। पॉजेसिव प्रोनाउंस, पॉजेसिव प्रोनाउंस का मतलब तो सभी को पता है भाई। कई बार आपने सेंटेंस सुना होगा, वो मुझे लेकर बड़े ही पॉजेसिव हैं। तो अपने अपने ख्याल बुनने आपने शुरू कर दिए होंगे अब। वो मुझे लेकर बड़े ही पॉजेसिव हैं। तो सुनते हो ना सेंटेंस, वो मुझे लेकर बड़े ही पॉजेसिव हैं, माने किसी के साथ मुझे शेयर नहीं कर सकते। तो ये वही वाली बात है, पॉजेसिव। ये पॉजेसिव प्रोनाउंस थे। इनमें हमारे पास माइन था, और क्या था? आर्स, और क्या था? THEIRS देयर्स, और क्या था? हिज, और क्या था? हर्स। ये थे पॉजेसिव प्रोनाउन जो अधिकार बताते हैं। ठीक है ना, अधिकार माने मुझ पर अपना अधिकार जमाते हैं, और कोई मुझसे बात करे तो उनको बहुत जेलसी होती है। समझ रहे हो बात को? बड़ी जेलसी होती है। तो वही वाली बात यहाँ पर है, पोजेशन। ठीक है, अधिकार।
इसके बाद जो थर्ड हमने प्रोनाउन किया था, वो जो प्रोनाउन था वो था रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो हमने किया था उसमें हमने सीखने की कोशिश करी थी, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में क्या सीखने की कोशिश करी थी कि भाई ईच अदर और वन अनदर, ईच अदर और वन अनदर दो ऐसे प्रोनाउंस हैं जो ईच अदर की बात करें तो दो में से आता है और दो से ज्यादा की बात करें तो वन अनदर आता है। ठीक है, तो आपने वो ऐसे सेंटेंसेस पढ़े होंगे, सुने होंगे जहां दो की बात हो रही है, जैसे द कपल हेल्प्स ईच अदर। अब भाई कपल का मतलब तो यही होगा ना, और कपल का मतलब तो आपसे बेहतर कौन जानता है, वही मतलब है बिल्कुल, द कपल हेल्प्स ईच अदर, बिल्कुल सही बात यही है। तो जो कपल है, अब कपल में दो लोग तो होंगे, आजकल दुनिया काफी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, मेरे ख्याल से तीन भी हो जाते हैं कई बार, बट हम दो की बात यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो द कपल हेल्प्स ईच अदर, इसमें समझना क्या, इसमें समझना यही है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कपल से बाहर आ जाओ। अब समझना यही है कि कपल में दो लोग हैं। अब जहां दो की बात होगी वहां क्या आएगा, ईच अदर। दो की बात में क्या आएगा, ईच अदर। अगर दो से ज्यादा हो जाए, ठीक है भाई, कपल है उसके बाद ब्रेकअप हो जाता है लोगों का, दो से ज्यादा भी हो जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं 11 प्लेयर्स की एक टीम है, मान लीजिए क्रिकेट टीम है, तो उसमें तो दो से ज्यादा ही हैं लोग, तो जब उसकी बात होएगी, दो से ज्यादा लोगों की बात होगी, तो हम वहां पर वन अनदर लगाएंगे। ये सब हमने कर लिया है, हम जस्ट रिवाइजिंग इट। ओके, आपके लिए चल रहा है, एक बार फिर से हम इसे कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 4 पे हमने किया था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अब डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, जो इशारा करे। ठीक है, वो वाले इशारे नहीं करने हैं, इशारा करे। इशारा करे कौन सा, यह। इशारा करे कौन सा, वह। इशारा करे कौन सा, ये। इशारा करे कौन सा, वे। ठीक है, ये वाले इशारा करने वाले, संकेत वाचक, संकेत सूचक, ये। तो अगर बोल दिया जाए दिस इज माई बुक, तो बताया जा रहा है दिस इज माई बुक, मतलब यह है मेरी पुस्तक। यह कौन सी, जो या तो हाथ में है या हाथ की तरफ है। तो ऐसे ही हमने सीखा था, यह की बात दिस से बताते हैं, वह थोड़ी दूरी पर कोई एक चीज होती है, व्यक्ति होता है, तो वह दैट बॉय, दैट गर्ल, वो वाला, वो वाली। ये दीज, ये किताबें, ये कुर्सियां। दोज, वे, अरे भाई वही, उन्हीं लोगों की बात हो रही है, हाँ वही। तो जो सामने नहीं है या सामने है तो काफी दूरी पर है। जैसे आप कई बार कहते हो ना, जब स्कूल या कॉलेज में आप इधर खड़े हो और आपकी लड़ाई हो गई है, बहुत सारे लोग इधर खड़े हैं और आप अपने फ्रेंड सर्कल को लेके आए हो, और यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं और आप दूर से बता, मेरे भाई वही वो वाले, उन्हीं ने पीटा है मुझे, लाल पीला उन्हीं ने बनाया है। तो उसी के लिए बात आ रही है, दोस्त वे, वो जो दूरी पर है। और फिर जाके आगे जो महाभारत होगी वो तो होनी है ही। तो डेमोन्स्ट्रेटिव में हमने ये किया था, और इसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटिव किया। डिस्ट्रीब्यूटिव में हमने बहुत दान पुण्य किया, माने बांटी है चीजें, डिस्ट्रीब्यूशन किया है। डिस्ट्रीब्यूशन में हमने सीखा था ईच के बारे में, एवरी के बारे में, ईदर के बारे में, एनी वन ऑफ के बारे में, ये सब हमने किया था। नीदर के बारे में, नन के बारे में, ये सारा हमने किया था। ठीक है, ये नन है, ये मूवी वाला नन नहीं है, ये मूवी वाला ये नन था। ठीक है, जो वो नन थी बाद में चुड़ैल बन गई थी, वो वाला ये नन था। कभी सोचो चुड़ैल आ गई इंग्लिश के सिलेबस में, नहीं आई है भाई, ये अलग नन है। ध्यान दो स्पेलिंग पे। नो प्लस वन जब आप लिखते हो तो वो क्या बन जाता है, नन। तो ये हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, बहुत बढ़िया तरीके से सीखा था। ईच कहाँ आएगा, एवरी कहाँ आएगा, एवरी वन या एनी वन, ये सब हमने कर लिया था। इसके बाद हमने सीखा था नंबर 6 पे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेशन आपने सुना होगा, पुलिस कई बार जब लोगों को पकड़ के ले जाती है, आप तो वीडियोस देखते रहते हैं ना, कई बार कुछ लोग होते हैं शांति प्रिय लोग, देखे हैं ना अपने, शांति वाले लोग, तो वो कई बार ऐसी कोशिशें कर देते हैं, और यूपी में तो खास करके कोशिशें कर दी थी उन्होंने, अब तो नहीं करते, क्योंकि बाबा जी का पढ़ाने का, समझाने का तरीका हमारे ही जैसा है, बहुत ही शालीन। ठीक है, तो बुलडोजर बाबा उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो इंटेरोगेशन करती है पुलिस, लेकिन इंटेरोगेशन के लिए ले जाती है, उसके बाद
इंसान खुद नहीं आता, मतलब पुलिस वालों से प्यार हो जाता है उसे, पुलिस वाले उसको गले लगा करके, ठीक है, दो पुलिस वाले एक आदमी को ऐसे कंधे पे उठा करके और तब घर तक छोड़ के आते हैं। इतना प्यार हो जाता है पुलिस वालों से, क्योंकि क्या करते हैं, इंटेरोगेशन करते हैं बहुत सारी, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव का मतलब क्या हुआ, पूछताछ करना। अब आप भी पता, आपको भी पता है कि पूछताछ करना तो पुलिस वालों का काम है, करनी पड़ती है कि भाई आपने ये वाली बात क्यों बोली, बोली थी कि नहीं बोली। अब कोई भी आदमी गलती करने के बाद जल्दी से कबूल नहीं करता कि हाँ मैंने करा ही, तो उसको फिर ढेर सारा प्यार देते हैं पुलिस वाले। प्यार करने के बाद, प्यार लेने के बाद वो बोलता हाँ जी मैं ही था। उससे पहले तो उससे कुछ भी पूछते हैं तो यही बोलता, बुल्ला की जाना मैं कौन। अब हमें गाना तो सबको पता है, बट यहां इंटेरोगेशन का मतलब हुआ पूछताछ करना। वही पूछताछ हम कराते हैं इससे, इन वर्ड से। हु हुआ, हुज हो गया, हुम हो गया, व्हाट हो गया, विच हो गया, ये सारे वर्ड्स, यही 5 वर्ड्स किस नाम से जाने जाते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के नाम से। इन इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस की जब हम बात कर रहे थे तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखी थी कि भाई हु एज अ सब्जेक्ट, डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब को नहीं लेता यदि सेंटेंस इंपेरेटिव है। नेगेटिव इंपेरेटिव नहीं, सिंपली इंपेरेटिव है। यहां तक हमने चीजों को सीखा था। आज की क्लास में हम इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे और बात करेंगे इससे आगे के प्रोनाउंस की। तो इससे आगे के प्रोनाउंस की हम बात करें नंबर 7। नंबर 7 जो हम करने जा रहे हैं वो है आपका रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस, जैसे रिलेशन, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, वैसे ही रिलेटिव प्रोनाउंस है। हमें पता होता है ये किसका मामा, किसका फूफा, किसका बेटा, किसका पिता, किसकी भाई, किसकी बहन, ये सब पता होता है। वही रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। तो इनमें रिलेशन बताते हैं बेसिकली हम। अब कैसे रिलेशन बताते हैं, भाई बहुत सारे रिलेशन होते हैं हमारे, कुछ रिलेशन घर वाले से छुपाने वाले भी होते हैं, उनकी बात तो हम इसमें करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्रोनाउन ऐसे हैं जो ओपनली जो रिलेशन आपके साथ हैं उनको आप शेयर कर सकते हो। तो इसमें कुछ एक वर्ड्स आते हैं आपके पास, देखे वाले वर्ड्स हैं, जैसे हु, whom, whose, which, what, और एक नया आ जाता है जो आपने पहले नहीं हमने डिस्कस किया अभी तक इस कैटेगरी में, दैट। तो आप कहेंगे कि सर ये तो इंटेरोगेटिव है, थोड़ी देर पहले आप ही ने तो बताया था, ये तो रहे हु, हुज, हुम, व्हाट, विच, इनका नाम तो इंटेरोगेटिव। क्या मजाक कर रहे हो सर, अभी इंटेरोगेटिव में नाम बदल गए इनका? भाई नाम नहीं बदला है, काम बदल गया है। काम कैसे बदल गया? एक आदमी है जो बड़े अच्छे अच्छे काम करता है, तो उसका नाम हम अच्छा आदमी रखें या बुरा आदमी? अच्छा आदमी। एक आदमी जो बड़े बुरे काम करता है, तो उसका नाम भी क्या रखेंगे? अच्छा आदमी तो कहेंगे नहीं, हम उसे कहेंगे बुरा आदमी। तो जैसा काम वैसा ही नाम, यही आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात रहेगी। जैसा काम वैसा ही नाम। तो ये जो प्रोनाउंस हैं, जब हम कहते हैं कि हु इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, हुज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, हुम भी कौन सा प्रोनाउन है? इंटेरोगेटिव। व्हाट भी इंटेरोगेटिव, विच भी इंटेरोगेटिव। तो अभी मैं ही कह रहा हूं कि नहीं भाई ये रिलेटिव है, तो ये तो कंफ्यूजिंग हो गया? बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है। मैंने कहा ना जैसा काम वैसा नाम। अब हम कंपेयर करते हैं भाई, कंपैरिजन कर लेते हैं। एक आदमी है जो रोज आपको दिखता है, कंपैरेटिव्स की, कंपैरेटिव्स देख लेते हैं। रोज एक आदमी आपको दिखता है और वो कहता है मैं बड़ा अच्छा आदमी हूँ, बहुत बढ़िया आदमी हूँ, आपके साथ रहूंगा, आपके दोस्त हैं, कुछ भी कर जाएंगे आपके लिए, सारे कस्में वादे हो जाते हैं। लेकिन समय आने पर उसके कृत्य, उसके काम, उसकी नीयत, उसके काम ऐसे हो जाते हैं कार्य कि आपको वो अच्छा नहीं लगता। तो आप काम से, ट्रीटमेंट से, व्यवहार से ही किसी को जज करते हो, उसके कहने से या उसके आउटफिट से उसको जज नहीं करते हैं। आपने सभी ने सुना कि वी शुड नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर, लेकिन हम सब अपनी जिंदगी में करते तो यही है। पर्सनल लाइफ में हमें करना तो नहीं चाहिए किसी को भी बाह्य रूप से या बाहरी रूप से देख करके जज नहीं करना चाहिए, लेकिन हम करते यही है, क्योंकि हमें तो भाई 6 सेकंड में आराम चाहिए। चाहे इनो है, एसिडिटी बनी, 6 सेकंड में आराम। हमें मतलब ही नहीं है एसिडिटी क्यों बनी, हमने ऐसा हेल्दी फूड, पिज्जा, बर्गर, छोले भटूरे क्या खाया था जिससे एसिडिटी बनी। हमें मतलब है आराम होना चाहिए। फिर से खाएंगे हम पिज्जा बर्गर, फिर से इनो पियेंगे, फिर से एक डकार आएगी, बस सिस्टम का बर्पिंग करेंगे, बर्प ने सब कुछ सॉल्व कर दिया। कंपैरिजन करते हैं भाई, कंपैरिजन देखिए,
हम अगर यहां इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस को ले लें, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, और इधर हम ले लें अपना रिलेटिव्स प्रोनाउन, रिलेटिव्स को ले लें, तो कंपैरिजन आप कीजिएगा। कुछ इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं और कुछ रिलेटिव वर्ड्स हैं। जैसे यहां पर मैंने लिख दिया हु आर यू, एक ही आ गया। हु आर यू, आप कौन हो, या कौन हो आप भी आप इसे कह सकते हैं। आप कौन हो या कौन हो आप, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, हमने इसमें समझना है कौन हो आप इसके साथ कंपेयर करना है। देखिएगा, आई नो हु यू आर, ठीक है। आई नो हु यू आर, अब इसका जो मीनिंग है, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं आप कौन हैं, मैं जानता हूं आप कौन हैं। अब समझिएगा कितना समझदार इंसान है। ये कह रहा है मुझे पता है आप कौन हो, मतलब कह रहा है मुझे पता है, मैं जानता हूं, और फिर कह रहा है हाँ भाई आप कौन हो। तो ये तो बेवकूफ हो गया। एक तरफ कह रहा है मुझे पता है, दूसरी तरफ कह रहा है आप कौन हो। तो ये पूछ रहा है या बता रहा है, पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा। कहता है आई नो हु यू आर, मुझे पता है, मैं जानता हूं कि आप कौन हो, ठीक है। मैं जानता हूं आप कौन हो, अगर मैं जानता हूं तो मैं पूछ क्यों रहा हूं, मैं पूछ नहीं रहा भाई, मैं बता रहा हूं कि मुझे पता है आप कौन हो, मैं जानता हूं आप कौन हो। तो मेरे से एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता आपके बारे में कि आप कौन हो। और लेकिन यहाँ एक दूसरा इंसान है, वो जो इंसान है वो बात कर रहा है, यहां पर एक इंसान है और यहां पर भी एक इंसान है, उससे बात कर रहा है और यहां वाले इंसान से कह रहा है कि भाई आप कौन हो। कह रहा हु आर यू, आप कौन हो, मैं आपको नहीं जानता, आई डोंट नो यू। यहां कहता मुझे पता है कि आप कौन हो। तो समझने वाली बात है, ये दोनों ही लोग यहां पर एक दूसरे को जानते हैं, कम से कम ये तो जानता है ये जो बता रहा है, ठीक है, सामने वाले को। तो ये कहते हैं कि भाई हु आर यू, आप कौन हो, तो ये हुआ प्रश्न। लेकिन आई नो हु यू आर, तो ये प्रश्न नहीं। तो इसमें अगर ऐसे आपको एग्जामिनर दे देगा, मान लीजिए इतना, तो इसमें गड़बड़ हमें निकालनी है। तो गड़बड़ ये रहेगी कि क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, फुल स्टॉप आएगा। कारण ये बताई जा रही है बात, पूछी नहीं जा रही। तो जब रिलेटिव प्रोनाउन आता है, देखिएगा हु क्या था, रिलेटिव प्रोनाउन है, हु हुम विच बट, ये सब के सब क्या है यहाँ पर, रिलेटिव। तो जब ये पहली बात तो ये हुई कि रिलेटिव प्रोनाउन जब होगा तो लास्ट में फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं। पहली बात, रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो क्या आएगा, अगर रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में हो तो एंड में, यानी कि सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप, सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप आएगा, पूर्ण विराम आएगा, न कि क्वेश्चन मार्क, न कि प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, ये वाली चीज, ये इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्या, कि जब बात हम करेंगे कोई रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में हो, एंड में फुल स्टॉप लगाएंगे, ये रिलेटिव प्रोनाउन था तो क्वेश्चन मार्क गलत हो जाएगा। लेकिन इसी का उल्टा कर दें, अगर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में होगा तो सेंटेंस के एंड में क्या आएगा, इंटेरोगेशन मार्क, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह, कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। अब ये प्रश्न पूछेंगे और ये प्रश्न का उत्तर देंगे या फिर बताएंगे। तो यही वाले वर्ड्स हु, व्हाट, हुज, हुम, विच, ये 5 इंटेरोगेटिव हैं। कब, जब ये प्रश्न पूछें। लेकिन यही 5 और प्लस में एक छठा है दैट, ये सारे के सारे
रिलेटिव हो जाएंगे। कब? जब ये प्रश्न ना पूछ करके कुछ बताएं, इंफॉर्मेशन दें आपको, तब जाकर के रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। जैसे कि यहां मैंने आपको बताने की कोशिश करी, और इसे ध्यान रखना इस बात का, रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में हो तो एंड में फुल स्टॉप आएगा, ना कि क्वेश्चन मार्क। आगे बढ़ते हैं। इसी के बाद हम देखेंगे और भी कंपैरिजन थोड़ा सा करेंगे। हु हमने देख लिया, अब हुम को समझते हैं। तो जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं, कंपैरेटिव्स हम देख रहे हैं, देखिएगा। शुरुआत हमने यहां से कर दी, whom do you want to meet? whom do you want to meet? सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हो गया आप किससे आप किससे मिलना चाहते हो? आप किससे मिलना चाहते हो? आप किससे मिलना चाहते हो, ये तो इसका हिंदी मीनिंग हो गया। लेकिन अगर सेंटेंस होता हमारे पास, दे डोंट नो या डू नॉट नो, दे डोंट नो या डू नॉट नो whom she has met, इसकी हिंदी, वे नहीं जानते या उन्हें नहीं पता, वे नहीं जानते या कह सकते हैं उन्हें नहीं पता, वे नहीं जानते कि वह मतलब वह लड़की, वह किस से मिली है या मिलकर आई है, वह किससे मिली है। अब ये बात पूछी नहीं गई, ये बात बता दी गई, ठीक है, ये बात बता दी गई है। इसका मतलब ये हुआ है कि भाई जब आप किसी से कुछ पूछते हो तो प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। लेकिन जब सेंटेंस में वो बताए, रिलेट करे, शुरू में ना आए, प्रश्न ना पूछे, ना तो शुरू में आ रहा है ना ही प्रश्न पूछ रहा है, बल्कि रिलेट कर रहा है, और देखोगे तो समझ पाओगे। एक सेंटेंस तो ये हो गया, दे डोंट नो, उनको नहीं पता, उनको कुछ नहीं पता, उनको नहीं पता है कि आप इस समय पढ़ रहे हो। बहुत सारों को ये भी नहीं पता कि वो पढ़ रहे हैं या टाइम पास कर रहे हैं, तो टाइम पास नहीं करेंगे, पढ़ेंगे। क्या नहीं पता? कि वो किससे मिली है। अब ये तो आपको पता करना पड़ेगा। अब वह किससे मिल रही है, ये आपकी जानकारी के लिए है, आपको पता करना पड़ेगा। इसके पीछे सीआईडी नहीं लगा सकते कि पता करो वह किससे मिली, तो भाई आपको पता करना किससे मिली, आपकी जिम्मेदारी। तो दे डोंट नो whom शी हैज मेट, इसका मतलब हुआ वे नहीं जानते कि वह किससे मिली है। अब जब हमने सेंटेंस बना वह किससे मिली है, एक तो ये सेंटेंस हो गया वह किससे मिली, एक हुआ वे नहीं जानते। इन दोनों को जोड़ा किसने है? इन दोनों को जोड़ने वाला शब्द है अपना whom। कौन है? whom। अब whom कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है, कंजंक्शन की तरह काम करना है। मतलब हम जब बात करते हैं कि भाई जोड़ने वाला कौन होता है? जोड़ने वाला तो फेविकोल। अरे सेंटेंस जोड़ना है भाई, फेविकोल से क्या जोड़ोगे तुम? सेंटेंस को फेविकोल नहीं जोड़ सकता। सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमें चाहिए कंजंक्शन। क्यों चाहिए कंजंक्शन? क्यों? क्योंकि कंजंक्शन का ही मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज में कनेक्टर। कनेक्टर मतलब जोड़ने वाला, ठीक है। तो कंजंक्शन को दूसरे रूप में क्या कह सकते हैं, दूसरा नाम क्या हो सकता है कंजंक्शन का? कंडक्टर। कंडक्टर नहीं होता भाई, कंडक्टर तो ऐसे बेचारे परेशान है, वैसे ही ड्यूटी नहीं मिल रही उनको। कंडक्टर से बाहर आ जाओ। और अब तो एसी बस की भी सवारी भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि सर्दी आती जा रही है। तो जोड़ने वाली बात यहां पर हो रही थी, ठीक है, कंजंक्शन। कंजंक्शन तो यहां ये कंजंक्शन क्यों बन गया? क्योंकि भाई इसने दो वाक्यों को जोड़ दिया, ठीक है। दो वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन चाहिए होता है और कोई नहीं चाहिए होता है। तो ये जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन था, इसने तो सिर्फ प्रश्न पूछ लिया, लेकिन ये वाला जो रिलेटिव प्रोनाउन बन गया होम, यहां पर आके इसने क्या क्या किया? प्रश्न पूछना बंद कर दिया, क्वेश्चन मार्क लेना बंद कर दिया, और सेंटेंस को जोड़ना भी शुरू कर दिया। तो जोड़ने वाला है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, प्रश्न पूछने वाला है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, सेंटेंस के बीच में आने वाला है रिलेटिव प्रोनाउन, सेंटेंस के शुरू में आने वाला है इंटेरोगेटिव, फुल स्टॉप लेने वाला है रिलेटिव, और क्वेश्चन मार्क लेने वाला है इंटेरोगेटिव। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं कंपैरेटिव्स में।
कंपैरेटिव्स। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो है कंपैरेटिव में वो क्या है, हमने हु और हुम कर लिया, अब कर लेते हैं हुज को। हुज, इधर भी हुज, इधर भी WHOSE, हुज। इसको समझते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन बना है हुज इज दिस कार, हुज इज दिस कार, तो हम कहेंगे यह कार किसकी है, यह कार किसकी है। तो भाई यह कार किसकी है, यह कार उसी की है जो वीडियो को ध्यान से देख रहा है, ध्यान से देखने के बाद जो पेपर में बैठेगा, अच्छे मार्क्स लाएगा, अच्छे मार्क्स लाएगा तो नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो भाई उसके बाद अपने पैसे की अच्छी कार भी मिलेगी, और दुनिया वाले पूछेंगे भाई ये बड़ी कार किसकी है, ये उसकी है जिसने दिन रात एक कर दी है, ये उसकी है जो वीडियोस को देखता था और उन पे अमल करता था, ये उसकी है जो कमेंट सेक्शन में बताता था कि हाँ सर ये वाली चीज मुझे समझ आ गई, इसमें ये वाली चीज मुझे और अच्छे से समझा दीजिए, फिर टीचर उसे पढ़ते थे, उस पर अमल होता था, तब मेरे भाई तब कार मिलेगी। माँ बाप के पैसे से कार तो शायद आप में से बहुत सारे ले भी लें, बट कोई नहीं पूछने वाला है किसकी है, पता है खाली आदमी घूम रहा है उसी की होगी। अपने पैसे से आप नैनो कार भी खरीदोगे ना तो उसकी कीमत आपको पता होगी, लेकिन कोशिश करनी है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो और कहीं दिमाग ना जाए। वो कार, हर चीज आप अपने पैसे से खरीदोगे कब, जब आप अच्छी तैयारी करोगे। अच्छी तैयारी के लिए अच्छे से नहा धो के खा पी के सोना नहीं होता, अच्छी तैयारी के लिए आपको वो सपना देखना है, जैसे कि अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जिनको आप सोते हुए देखते हो, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने ही ना दे। तो मेरे कहने का ये मतलब नहीं सो ही मत, सो लेकिन इतना ही सो जितना जरूरी है, बाकी टाइम में इतनी मेहनत कर दो, इतनी मेहनत कर दो कि आप जिस एग्जाम में बैठोगे एग्जाम आपका निकल जाए। वो कैसे होगी मेहनत, वो ऐसे होगी जब आप वीडियो देख रहे हैं तो उन पे अपना दिमाग लगाओ, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं मेरे से पहले सोल्व करने की कोशिश करो। तो कार है, बंगला है, गाड़ी, सब कुछ आपको मिलेगा अपनी मेहनत के दम पे और किसी के दम पे नहीं। तो कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, हुज इज दिस कार, यह कार किसकी है, भाई यह कार किसकी, ये तो प्रश्न है, कारें बहुत सारी खड़ी हैं या कोई एक ही कार खड़ी है, पूछ ले यह कार किसकी है, बढ़िया कार लग रही है। तो फिर यहां पर अगर ये सेंटेंस बनता इस वाले हुज में, दोनों में से फर्क क्या हो जाता, आई हैड नो आइडिया, आई हैड नो आइडिया हुज कार वॉज दैट, बल्कि इसको भी हम ऐसे लिखेंगे और बेहतरीन तरीके से, whose car that was, whose car, I had no idea, मुझे बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, 250 ग्राम भी नहीं पता मुझे कि ये कार किसकी। तो यहां पर मेरा जो पर्पस है बताने का वो ये है कि इससे इसको जब आप कंपेयर करोगे तो इसकी मीनिंग क्या आ रही है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, यह मुझे नहीं पता, मुझे क्या नहीं पता, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मुझे तो ये भी नहीं पता कि पढ़ते कैसे हैं। भाई बता रहे हैं पढ़िए, मुझे नहीं पता वह कार किसकी है, वह कार किसकी है। तो अंत में हम फुल स्टॉप लगा रहे हैं, पूर्ण विराम लगा रहे हैं यहां पर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये पूछ रहा है और वो बता रहा है, यही दोनों में डिफरेंस है। ये कंपैरिजन हमने कर लिया हुज के साथ। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, अब कंपैरेटिव्स को देखते हैं दोबारा से, जो अगले वाले हैं उनको कंपैरेटिव्स। अब ये जो कंपैरेटिव है इसमें हमारे पास जो बचा है वो बचा है विच, विच, क्योंकि अभी तक हमारा हुज हो गया, हुम हो गया, हु हो गया, हुज, हुम और हु हो गया। अब विच की बात हम करेंगे यहां पर। विच का मतलब कौन सा, कौन सी, कौन से, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया भी है। तो इसमें कैसे सेंटेंस बनता, इंटेरोगेटिव को पहले समझेंगे। विच वॉज माई फोन, मेरा फोन कौन सा था, माने ऐसी सिचुएशन आ गई कि बहुत सारे फोन रखे हैं, तो आप किसी से पूछ रहे हो उस समय मेरा फोन कौन सा था, तो भाई पहचानने में नहीं आया, तो यहां पर आप पूछ रहे हो मेरा फोन, मेरा फोन
मेरा फोन कौन सा मेरा फोन कौन सा था। एक ये हो गया, मेरा फोन कौन सा था, विच वॉज माई फोन। और ये वाला जो है विच, ये वाला जो विच है, ये कैसे यूज होगा देखिए। यू टोल्ड मी विच फोन वॉज माइन। इसको हिंदी को समझिएगा, कंपेयर कीजिएगा। आपने मुझे बताया था, क्या बताया था, कि कौन सा कौन सा फोन मेरा था, कौन सा फोन मेरा फोन था, कौन सा फोन मेरा फोन था या मेरा था। यहां हम फुल स्टॉप पूर्ण विराम लगा रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि ये चीज बताई जा रही है, ना कि पूछी जा रही। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि ये इंटेरोगेट कर रहा है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। विच यहाँ रिलेट कर रहा है तो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। और रिलेटिव प्रोनाउन सारे के सारे दो सेंटेंसेस को जोड़ते भी हैं, तो इनको कंजंक्शन की तरह भी काम करते हुए आप देखेंगे, ये इनकी पहचान भी है। दोनों में यही डिफरेंस भी है, ये रूप बदल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो विच है वो भाई इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर जो विच आया है बीच में वो रिलेटिव सेंटेंस है। तो ये लोग रूप बदल लेते हैं। ठीक है, इच्छाधारी नागिन मत समझ लेना इनको कि रूप बदल रहे, सर आप ही ने कहा था ये तो रूप बदल लेते, रूप बदल लेते। हमने तो मूवी भी देखी है जानी दुश्मन, इच्छाधारी नागिन होते हैं, रूप बदल लेते। अरे भाई, वो फिल्मों में होती है वो चीजें, एग्जाम में फिल्म नहीं चलेगी। ये एक ऐसी फिल्म है जो कब शुरू होगी कब खत्म होगी समझ ही नहीं आएगा आपको। तो इसके हीरो बनने के लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, नहीं तो कब विलेन बन जाओगे घर वालों की नजरों में भी पता ही नहीं लगेगा आपको। तो विच यहाँ पर इंटेरोगेटिव था और ये वाला विच यहाँ पर रिलेटिव था, क्योंकि रिलेट कर रहा है। अब हमारे पास देखिएगा, हमने जो बात करी थी रिलेटिव प्रोनाउंस की, हमारे पास हु था हो गया, हुम था हो गया, हुज था हो गया, विच था हो गया। अब बचा है व्हाट और दैट। अब इनकी बात एक बार हम कर लेते हैं, विच और दैट की बात हम कर चुके हैं विच, तो अब हम कर लेते हैं व्हाट के बारे में एक बार डिस्कशन। व्हाट कंपैरेटिव्स हैं, ये भी देख लेते हैं, दोनों ही पैटर्न इसके समझ लेते हैं। व्हाट एज एन इंटेरोगेटिव और व्हाट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव में भी इंटेरोगेटिव में भी दोनों में एक बार समझ लेते हैं। अगर क्वेश्चन बनता है व्हाट इज योर डिजायर, डिजायर बोले तो स्विफ्ट डिजायर की बात नहीं हो रही है, फिर से गाड़ी पे बात आ जाएगी, नहीं। डिजायर मतलब यहां पर इच्छा। ठीक है, आपकी इच्छा क्या है, आप क्या चाहते हो। इच्छाएं तो बहुत सारी होंगी खैर मन में, वो वाली मुझे नहीं बताने आपने। अपनी इच्छाएं अपने मन में रखो और उनके लिए कार्य करो। हो सके तो इच्छाओं की पूर्ति के लिए माता पिता पे डिपेंड मत हो, खुद कार्य करो। वट इज योर डिजायर, आपकी डिजायर क्या है। ये इंटेरोगेटिव हो गया भाई, पूछ रहा है आप क्या चाहते हो, आपकी इच्छा क्या है। रिलेटिव में जब बात आएगी तो ये कहेगा कुछ ऐसा, आई वॉन्ट टू नो, आई वॉन्ट टू नो वट योर डिजायर, वट योर डिजायर इज। देखो कितना चेंज आ गया पैटर्न। ये कह रहा है कि आपकी इच्छा, आपकी इच्छा क्या है भाई, आप क्या चाहते हो, आपकी इच्छा क्या है। तो हम बता देंगे इच्छा, आपकी इच्छा क्या है। हमारी इच्छा है कि आप बहुत अच्छी जॉब लग जाएं मेहनत करके, चीजों को पढ़ के समझ के, ये है हमारी इच्छा। यही यहां पर है, आई वॉन्ट टू नो वट योर डिजायर इज। अब ये बात पूछी नहीं गई, ये बात बताई गई है कि मैं ये जानना चाहता हूं भाई, ये बातें। तो मैं जानना चाहता हूं आपकी डिजायर क्या है, मैं जानना चाहता हूं आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं। आप अगर समय व्यर्थ में गवाएंगे तो आप कुछ नहीं बनेंगे, चाहे आप कितना भी चाहें। चाहने से अगर सब कुछ होता तो मैं तो चाहता हूं कि कुतुब मीनार, लाल किला, सारे ताजमहल मेरे नाम हो जाए। मैं तो चाहता हूं कि दुनिया का सबसे ज्यादा सफल आदमी मैं बन जाऊं, मेरे चाहने से थोड़ी होगा। उसके लिए हमें नींद अपनी छोड़नी पड़ेगी, उसके लिए कार्यरत रहना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। चाहने से थोड़ी कुछ होता है। आप चाहोगे कि भाई मेरा सीजीएल का क्लियर हो जाए एग्जाम और मेरा ऑल इंडिया
रैंक 1 आ जाए और आप फॉर्म तक भर नहीं रहे टाइम से, कहां से होगा भाई? कैसे भी नहीं हो सकता। तो चाहना, सिर्फ चाहना काफी नहीं है, उसके लिए आपको एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे। आई वॉन्ट टू नो वट योर डिजायर इज, मैं जानना चाहता हूं आपकी इच्छा क्या है। तो जानना मैं जानना चाहता हूं मैं जानना चाहता हूं आपकी मैं जानना चाहता हूं आपकी क्या इच्छा है, या इच्छा क्या है, ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों में ही डिफरेंस ये है, मूल बेसिक फर्क ये है, ये पूछ रहा है और ये भाई साहब बता रहे हैं कि भाई मैं जानना चाहता हूं, मुझे नहीं पता है। ठीक है, ये असर्ट की गई बात है, बताई हुई बात है, ये पूछी गई बात है, दोनों में ये डिफरेंस है। अब आखिरी जो हमारा रहता है, सबसे बढ़िया, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भर भर के जिससे आते हैं, वो रिलेटिव प्रोनाउन है दैट। अब मजे की बात यह है कि अभी तो हम कंपेयर कर रहे थे, क्या कंपेयर कर रहे थे? हम कंपेयर कर रहे थे कि सेम दिखने वाले जो ये प्रोनाउंस हैं, इंटेरोगेटिव, हु, व्हाट, हुज, हुम, विच, ये पांचों हैं। लेकिन हु, हुम, हुज, विच और व्हाट, ये सारे तो रिलेटिव भी है। लेकिन किंतु परंतु अगर मगर ये कंपैरेटिव्स हमने सीखे, कंपैरिजन से हमने समझा कहाँ रिलेटिव कहाँ इंटेरोगेटिव। अब हम जब आए हैं नेक्स्ट पर, जब हम आए हैं तो यहां हमें सीखने को मिल रहा है कि भाई कंपैरिजन तो हमने कर लिया, लेकिन दैट इस कैटेगरी का है ही नहीं। मतलब दैट किस कैटेगरी का? फिर दैट उस कैटेगरी का है जो ये कभी इंटरोगेटिव बनेगा ही नहीं। इसका काम, इसका नाम सिर्फ और सिर्फ रिलेट करने का है, ये कभी इंटेरोगेटिव नहीं होता। वो पांच होते हैं, कंपेयर करके मैंने बता दी। उन पांचों के बारे में, दैट को समझने से पहले उन पांचों के बारे में एक और चीज हमने समझ लेनी चाहिए, वो ये है कि इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउंस दिखने में, इंटेरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउंस दिखने में एक जैसे लगते हैं। एक जैसे लगते हैं, दिखने में एक जैसे लगते हैं डजंट मीन कि वो एक ही हैं। ये चीज पे ध्यान देना है आपने, दिखने में एक जैसे लगते हैं भाई, ये पॉइंट है हमारे पास, दिखने में एक जैसे लगते हैं, है नहीं। ध्यान देना इस चीज पे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के बाद, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। ये बात फिर से ध्यान देना इस वाली चीज पे। ये जो कह रहा है कि इंटेरोगेटिव जो आपका प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पे हमेशा क्या आएगी? उनके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। ये पॉइंट आपको बहुत मार्क्स दिला सकता है, अकेला पॉइंट। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन लेकिन रिलेटिव रिलेटिव प्रोनाउंस के बाद, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउंस के बाद हमेशा मेन वर्ब, या सब्जेक्ट आएगा। रिलेटिव प्रोनाउंस के बाद क्या आएगा? या तो मेन वर्ब या फिर सब्जेक्ट। ये वाला पॉइंट आपको ध्यान से समझ लेना है। ये वाली बात आपको बड़े ध्यान से अपने जहन में उतार लेनी है। ठीक है, इसकी पर्ची बना के एग्जाम के टाइम पे लेके जाओगे? नहीं कर सकते भाई, बहुत ज्यादा सख्ताई होती है, और लेके भी नहीं जाना, ये करना भी नहीं है काम आपको। कहने का मतलब ये दिमाग के उस कोने में सेट कर लेना, फिक्स कर लेना, जहां जगह भी आपने बचा रखी है। रिलेटिव प्रोनाउंस के बाद हमेशा मेन वर्ब या सब्जेक्ट आएगा, और इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी। ये वाला पॉइंट कैसे हमारे काम का है, देख लेते हैं भाई कैसे काम का। देखिएगा, हु आर गोइंग देयर, एक तो ये है, आई सॉ हु
I saw who were I saw who were you talking to? Who were you talking to? Who were you talking to? देखिए, ये जो सेंटेंस है और ये वाला जो सेंटेंस है, दोनों में जब डिफरेंस की बात मैं करता हूं, तो हु आर गोइंग देयर, आई सो हु वर यू टॉकिंग टू, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? ये तो कह रहा है यहां पर हु आर गोइंग देयर, कौन, ये बात तो पूछ ली, कौन, वहां कौन जा रहे हैं। लेकिन यहां पर कह रहा है, यहां पर कह रहा है आई सॉ हु वर यू टॉकिंग टू। मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, मुझे पता है, मुझे पता लग गया, मैंने देख चुका हूं भाई। समझ रहे हो सिचुएशन को? आई सॉ हु वर यू टॉकिंग टू, मैंने देख लिया तुम कब किससे बात कर रहे थे। तो ऐसा मत समझना सर को नहीं पता है, सर को पता है आप किससे बात कर रहे थे तब, ठीक है? क्लास में ध्यान छोड़कर उधर इधर बात करते रहते हो, मुझे सब पता लग जाता है, ठीक है? आई सो हु वर यू टॉकिंग टू, किससे बात कर रहे थे? मैंने देख लिया, मैंने देखा किससे बात कर, ये वाला सेंटेंस गलत है। कारण क्या है? यहाँ हु है, कौन सा प्रोनाउन है? इंटेरोगेटिव, क्योंकि क्वेश्चन मार्क भी आया है, पूछ भी रहा। ये वाला जो प्रोनाउन है हु, कौन सा है? फुल स्टॉप आया तो ये रिलेटिव है, फुल स्टॉप है तो ये रिलेटिव है। फिर गलत क्यों हो गया? हु के बाद क्या है? वर, और वर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अब हु कौन सा है? ये हु जो है ये कौन सा प्रोनाउन है भाई? ये तो रिलेटिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन है। लेकिन ये तो भाई साहब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन था यहाँ पर। तो फिर गलत क्यों हुआ? गलत इसलिए हुआ, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी। देख लेते हैं भाई, ये इंटेरोगेट रहा, ये हेल्पिंग हो रही, ये तो बात सही हो गई, साबित हो गई। लेकिन कहता है रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हमेशा मेन वर्ब या सब्जेक्ट, ये तो गड़बड़ हो गई। ये रहा आपका रिलेटिव प्रोनाउन, ये रहा रिलेटिव प्रोनाउन, इसके बाद कह रहा है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? या फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? तो जब सब्जेक्ट है तो यहाँ पर सब्जेक्ट आना चाहिए था, और यहाँ वर्ब को बाद में आना चाहिए था, ये गड़बड़ थी। आई सो हु, करेक्ट करके अगर लिखेंगे आई सो हु यू वर टॉकिंग टू। अब सर ये तो अजीब लग रहा है भाई, अजीब तो बहुत सारे लोग पैदा ही होते हैं, क्या करें, उनको फेंक दे क्या? बहुत सारे लोग हैं, अजीब अजीब हरकतें करते हैं, अजीब अजीब बातें करते हैं, शक्ल से भी अजीब होते हैं, तो क्या करें? उनको निकाल दे देश से कि तुम अजीब हो इसलिए तुम्हें देश निकाला दिया जाता है? ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। सेंटेंस जो अजीब लगे वो गलत भी हो, ये जरूरी नहीं। जो आदमी थोड़ा अजीब लगे वो गलत हो, बुरा आदमी, जरूरी नहीं। तो कहता है कि सर ऐसे कैसे हुआ? तो मैंने बताया, जो भी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, जो भी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, उनके बाद हमेशा क्या तो मेन वर्ब या फिर क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ पर भाई ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, इसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए जो कि यू है, ना कि हेल्पिंग वर्ब जो कि वर है। इसलिए और समझ लेते हैं, व्हाट आर यू डूइंग। एक ये हो गया, व्हाट आर यू डूइंग। फिर कहता है दे डिडंट नोटिस व्हाट वाज आई डूइंग। एक ये आ गया। तो यहां जब कंपेयर करते हैं एक ये सेंटेंस और एक ये सेंटेंस है, तो जब कंपैरिजन आप करते हो तो देखो, व्हाट आर यू डूइंग, दे डिडंट नोटिस व्हाट वाज आई डूइंग। दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस ये है कि ये वाला जो व्हाट है ये तो भाई इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बाद आया था आर। आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो जब हमने देखा था, समझा था चीजों को, तो कहते थे कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी। ये बात तो सही साबित हो गई कि भाई इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई। लेकिन किंतु परंतु बंधु, बात यहां पर बिगड़ गई। क्या बिगड़ गई? कहता है दे डिडंट नोटिस, उन्होंने नोटिस नहीं किया
व्हाट, अब ये एक सेंटेंस हो गया, दे डिडंट नोटिस, नोटिस किया, और एक सेंटेंस ये हो गया। तो बीच में आया है, जो बीच में आता है वो रिलेटिव होता है, जो बीच में आता है वो रिलेटिव। इस चीज को भी हम मेंशन करके रखते हैं, इस चीज को भी हम मेंशन करके रखते हैं कि भाई रिलेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंसेस के, रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंसेस के बीच में ही, बीच में ही ज्यादातर आते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस के बीच में ही ज्यादातर आते हैं। इसका मतलब सीधे तौर पर ये हुआ कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो ज्यादातर देखने को कहाँ मिलेंगे, सेंटेंस के बीच में देखने को मिलेंगे, शुरू में देखने को नहीं मिलेंगे। इससे भी पता लगता है कि ये भाई साहब जो सेंटेंस के बीच में कैसे आ गया, इसके पहले एक सेंटेंस है, इसके बाद भी एक सेंटेंस है, तो बीच में आ गया। तो जो बीच में हो रिलेटिव प्रोनाउन है, और फिर इससे हमारा क्या फायदा, फायदा देखो, रिलेटिव प्रोनाउन बीच में है, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद क्या आना चाहिए, तो मेन वर्ब या फिर क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट। लेकिन हमारा जो प्रोनाउन आया वो जो सेंटेंस में है व्हाट, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आ गई हेल्पिंग वर्ब, आना क्या था, सब्जेक्ट। तो हमने क्या करना पड़ेगा, ये जो आई है, ये जो आई है, इसकी जगह करना पड़ेगा वॉज को, और वॉज की जगह करना पड़ेगा आई को। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, दे दे डिडंट नोटिस, दे डिडंट नोटिस, they didn't notice what I was, what I was doing, they didn't notice what I was doing। ये सेंटेंस आपका बनेगा, और ये वाला सेंटेंस करेक्ट होगा, क्योंकि ये रिलेटिव है। कैसे कह सकता हूं, क्योंकि इसके पहले एक सेंटेंस है, और जब सेंटेंस के पहले हो रिलेटिव तभी होता है जब एक सेंटेंस बाद में और एक पहले हो। तो बीच वाला हमेशा, बीच वाला हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन होगा, और रिलेटिव के बाद सबसे पहली चीज सब्जेक्ट या मेन वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। ये बात थी समझने वाली। तो मेरे हिसाब से अब आपको ये चीज यहां तक क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई जितने भी रिलेटिव प्रोनाउंस है 5 के 5, दैट को छोड़ दे तो, और जितने इंटेरोगेटिव टोटल 5 ही हैं, वो सभी मेरे बेसिक फर्क है कि इंटेरोगेटिव जो आपका होगा, जैसा कि हमने अभी अभी यहाँ पर मेंशन कर दिया, जो इंटेरोगेटिव है प्रोनाउन वो हमेशा अपने बाद अपने बाद में हेल्पिंग वर्ब लेगा, और जो रिलेटिव है वो बीच में आएगा, स्टार्टिंग में नहीं आएगा। इंटेरोगेटिव कहाँ आएगा, स्टार्टिंग में आएगा। इसको भी हम मेंशन कर लेते हैं इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हमेशा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हमेशा सेंटेंस के, सेंटेंस के, सेंटेंस के स्टार्टिंग में होंगे। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहाँ होंगे, सेंटेंस के हमेशा स्टार्टिंग में होंगे, ठीक है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में होंगे। इससे आपको पता लगेगा कि जो शुरू में है वो रिलेटिव नहीं हो सकता, जो बीच में है वो इंटेरोगेटिव नहीं हो सकता जनरली। अब बात करते हैं सिर्फ दैट के बारे में। हमने सिर्फ समझना है दैट को, अकेला बचता है यहां तक दैट, दैट वो, वह, वो, दूरी पर, इस टाइप की इसकी कुछ हिंदी होती। तो ये हमने कहां और समझा है, ध्यान से बताओ मुझे। यही हमने कहां पर समझा था, डेमोन्स्ट्रेटिव में। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जब हमने किए थे, डेमोन्स्ट्रेटिव में हमने समझा था इसी को, दैट को हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी किए थे। और डेमोन्स्ट्रेटिव हमारे पास दिस था, दीज था, दोज था, और एक और था, कौन था, दैट। ये दैट भी था वहीं पर। तो इस दैट को हमने वहां डेमोन्स्ट्रेटिव में समझा था, लेकिन अब ये वो वाला दैट नहीं रहा, ये बदल गए। जैसे लोग बदल जाते हैं ना, भूल जाते हैं, ठीक है, फिर भूलने के बाद हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये भूल गए थे हमें, और आपने ऐसा काम करना है कि आप इन चीजों को ना भूलें। कैसे, बार बार रिवाइज करके। तो रिवाइज जब आप करते रहते तो चीजें दिमाग में रहती। तो दैट यहाँ एक रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर है, डेमोन्स्ट्रेटिव के तौर पर नहीं है, ये ध्यान रखना है। दैट क्या है, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर है, डेमोन्स्ट्रेटिव के तौर पर नहीं है। ये चीज आपको अपने अंतःकरण में बैठा लेनी है बहुत आराम से। दैट, अब दैट के बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज, यदि सेंटेंस
में रिलेटिव, यदि सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर, यदि सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर, यदि सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर हु, विच आया हो, हु या विच आया हो, तो उसके स्थान पर, हु या विच के स्थान पर, उसके स्थान पर, हु या विच के स्थान पर दैट, उन दोनों से, दैट उन दोनों से बेहतर माना जाता है, माना जाता है, परंतु, परंतु सही हु और विच भी होते हैं। ये चीज समझने वाली, सर आप सही, सभी को सही बता रहे हो, गलत तो कोई है ही नहीं, फिर तो हम ही गलत है। अरे भाई नहीं, आप गलत नहीं हो, बस थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने वाली चीजें हैं, और ध्यान नहीं दोगे तो फिर आप बिल्कुल गलत हो जाओगे। क्या मैं बताना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर हु विच आया तो उसके स्थान पर दैट उन दोनों से बेहतर है, यानी कि अगर एग्जाम्पल आ जाए आई नो, या फिर बहुत सिंपल एग्जांपल से आपको समझा देता हूं पहले, ताकि आप बेसिक पे पकड़ मजबूत कर लें। ही इज द टीचर हु टीचेस अस, ठीक है। ये वह अध्यापक है जो हमें चीट नहीं करता, टीच करता है, ठीक है। ये चीटर नहीं है, टीचर है, दोनों में फर्क है बहुत सारा। ही इज द टीचर हु टीचेस अस, यह वह अध्यापक है जो हमें पढ़ाते हैं। तो भाई यहां पर जब आप देखेंगे ध्यान से, तो जो हु है ना, जो हु है वो क्या बता रहा है, हु बता रहा है अध्यापक के बारे में। तो इंटेरोगेटिव तो है नहीं, है तो रिलेटिव। मैं ये कह रहा हूं इस सेंटेंस को अगर एग्जामिनर दे दे आपको ऐसे कि भाई यहां से यहां तक ए पार्ट है, ठीक, ये ए पार्ट, ये वाला आपका बी पार्ट है, ये हो गया बी पार्ट, भाई ये पूरा का पूरा सी पार्ट है, और एक डी पार्ट है, उसका नाम है नो एरर, नो एरर। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं सही हु और विच भी होंगे, हु विच अपनी जगह सही होंगे, ये यहां पर बिल्कुल सेंटेंस में हमारा आंसर आना है नो एरर। लेकिन एग्जामिनर बड़ी टेढ़ी खीर हो गया है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देता, थोड़ा घुमा फिरा के देता। ये क्वेश्चन अगर ऐसे ना दे करके वो ऐसे दे दे, ही इज द टीचर डैश टीचेज अस, अब ऑप्शन आपके पास दे दे हु, दूसरा ऑप्शन दे दे विच, तीसरा ऑप्शन दे दे दैट, चौथा ऑप्शन दे दे whom, तो ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन फोर्थ, मैं इसकी बात कर रहा था कि इस सेंटेंस में हु बिल्कुल करेक्ट है, देयर इज नो डिनाई, कि इसमें कोई संशय भी नहीं हो सकता, आपका आंसर नो एरर बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन मैं ये कहूं कि भाई विच आया हो या हु आया तो उसके स्थान पर दैट क्या होता, बेहतर, गलत नहीं है वो भी, परंतु सही हु और विच भी होंगे। तो अगर सही और गलत पूछेगा तो भाई नो एरर, हमारा उत्तर यहां पर रहेगा हु की। लेकिन अगर कहे कि भाई ये रहा ऑप्शन, उसमें हु भी दे रहा हूं ये भी सही है, और दैट भी दे रहा हूं ये भी सही, ये गलत क्यों है, हु विच क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये किसके लिए आता है, नॉन लिविंग के लिए। किसके लिए आता है, नॉन लिविंग, निर्जीव के लिए आता है। जो जो आपका विच है वो हमेशा नॉन लिविंग के लिए आता है, निर्जीव के लिए आएगा। लेकिन आप खुद ही सोचो, यहां दैट भी है और हु भी है, विच क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि वो नॉन लिविंग के लिए। अब भाई इतना तो पता है, टीचर पढ़ा रहे हैं तो जो टीचर है वो नॉन लिविंग तो है नहीं, है तो लिविंग, जीते जागते इंसान है भाई। तो विच आएगा जब नॉन लिविंग की बात होगी, वस्तु की बात होगी। यहां होम क्यों नहीं आ सकता, हमने सीखा है होम कौन सा केस होता है,
ऑब्जेक्टिव। यहां पर बात हो रही है सब्जेक्टिव की। काम क्या कर रहा है? पढ़ाने का। जो काम करने वाला हो तो सब्जेक्टिव होता है। तो कहने का मतलब यहाँ जो द्वंद है, जो लड़ाई है, वो हु और दैट के बीच में। तो जब लड़ाई हु और दैट के बीच में चुनने की हो, तो मैं वही बता रहा हूं, इसी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर हु विच आया हो, हु आया हो या विच आया हो, तो वहां उनके स्थान पर दैट अगर लगाओगे तो दोनों से बेहतर माना जाता है। तो जब यहां पे बात हुई तो इसमें कोई आपका एरर नहीं है। लेकिन जब ऑप्शन दे, अब भाई छोटी सी बात है, आपसे अगर घर वाले कहे कि भाई आज ना खीर बनी है मीठे में और वो खा लो, तो खीर आपकी पसंदीदा, आप खा जाओगे खीर, कोई बात नहीं, अच्छे से बनाइए इलायची वगैरह डाल करके उसमें, और ड्राई फ्रूट्स भी डाल ले तो आप खा लोगे, बढ़िया बात है। लेकिन अगर वही घर वाले आपको कहें कि भाई खीर भी है और आइसक्रीम भी है, तो मेरे ख्याल से अगर चुनने वाली बात है तो आप सोचेंगे खीर तो रोज ही खाते हैं, आइसक्रीम उतने फ्रीक्वेंसी में नहीं खाते हैं। तो आप क्या खाओगे कि सर आज तो भाई ठीक है, मम्मी पापा जो भी हैं, आज तो आइसक्रीम आने दो। तो ये आइसक्रीम है, ठीक है, मुंह को बंद करो, लार बाहर आ जाएगी, ये आइसक्रीम है। आइसक्रीम कौन है? दैट। तो ध्यान से समझना है, जब आपको खीर और आइसक्रीम से पूछा जा रहा है, आपकी फेवरेट चीज आइसक्रीम है भाई, तो हम क्या कहेंगे? हम आइसक्रीम खाएंगे। जीभ है ना, लचलचाती है हमारी, तो क्या करें? तो यहां पर आंसर क्या बनेगा? दैट बनेगा, ना कि हु। जब इनमें से चुनने के लिए बोला जाए, तो इस पॉइंट ने अपने आप को जस्टिफाई कर दिया। यदि सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर हु या विच आया हो और उसी स्थान पर दैट उन दोनों से बेहतर माना जाएगा, लेकिन हु और विच भी गलत नहीं होंगे, तो भाई यहां तो चॉइस ही नहीं थी, यहां तो बताना था सही या गलत। तो हमने देखा, सर ने बताया था सही तो विच और हु भी होते, तो हु आया तो वो सही है। लेकिन यहां तो भाई साहब ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन दिया गया है। आपने तो ऑप्शन दिए, भाई मूवीज में भी देखे होंगे, भाई चाकू से मरना पसंद करोगे या गोली से? तो सीधी बात है, जब पता ही है, वैसे तो मरना कौन ही पसंद करेगा, लेकिन जब चाकू और गोली की बात हो ही रही है तो सोचेगा इंसान के गोली से एकदम से मर जाएंगे, चाकू से तो धीरे धीरे मरेगा। तो सोचेंगे कि भाई मौत आनी ही है तो थोड़ी फास्ट आ जाए, धीरे वाली मौत तो किसी को नहीं चाहिए, धीरे धीरे स्लो मोशन में थोड़ी कोई मरना चाहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ऑप्शन में आपको हु और दैट दे रखे हो तो आपका आंसर होगा दैट। अब विच की भी बात हुई थी कि भाई विच, तो विच को भी देखते हैं। अब मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है, दिस इज द कार, दिस इज द कार विच आई वांटेड, ये तो ये हो गई। और दूसरा सेंटेंस हो गया, दिस इज द बॉय हु teases मी, एक ये हो गया। दिस इज द कार डैश आई वांटेड, और यहां पर एक और सेंटेंस आ गया, दिस इज द बॉय डैश टीजेस मी। अब यहां तो भाई साहब बात हो गई कि ये एरर बताना है आपने, ठीक है, ये ए पार्ट हो गया, यहां से लेकर यहां तक बी पार्ट हो गया, बचा हुआ सी पार्ट हो गया, डी पार्ट का मतलब है नो एरर, ठीक है, ये आ गया। और ये मान लीजिए ये इतना, ये आपका ए पार्ट है, ये आपका बी पार्ट है, ये आपका सी पार्ट है, और डी पार्ट कह दिया गया है कि भाई वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है, माने नो एरर। तो यहां अगर एरर की बात होगी तो हमने पढ़ा है कि जो विच है वो आता है नॉन लिविंग, तो कार तो लिविंग होती नहीं, ठीक है, कार तो नॉन लिविंग है, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? हु या विच? विच ही आएगा, ये सही है। दिस इज द बॉय हु, अब लड़का है, ये तो लिविंग ही है भाई, लड़के में तो जान होती है, मरे हुए लड़के की बात नहीं कर रहे हम, बॉय की बात कर रहे, जीता जागता, उसके लिए क्या आता है? हु, तो ये भी ठीक है। लेकिन ये कहता है कि भाई दिस इज द कार डैश आई वांटेड, तो मैं दो मुद्दे की बात यहां पर करूंगा। एक ऑप्शन है हु, दूसरा ऑप्शन है दैट, तीसरा ऑप्शन है विच। तीन ऑप्शन यहां पर आपके पास है, और तीन ही यहां पर है आपके पास, तीन ही ऑप्शन, हु, दैट और विच। एग्जाम में कोई एक चौथा ऑप्शन होगा बिल्कुल खामखा का, वो तब भी आप एलिमिनेट ही करेंगे, यहां से बहुत अच्छे से आइडिया आपको लगेगा। दिस इज द कार डैश आई वांटेड, बात कार की हो रही है तो हु आएगा नहीं, हु तो भाई लिविंग में आता है ना, हु तो लिविंग में आता, तो ये तो आ ही नहीं सकता। तो लड़ाई बच गई दैट और विच के बीच में। और अभी अभी हमने सीखा है, अभी अभी सीखा था ना 5 मिनट पहले,
मुझे पता है बहुत सारे गजनी बैठे होंगे, 15 मिनट भी नहीं चलती, गजनी से बुरा हाल होगा, साथ के साथ ही भूल जाते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। अभी अभी सीखा है, यदि सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर, यदि सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर हु या विच आया हो तो उसके स्थान पर दैट उन दोनों से बेहतर होगा, हु से भी और विच से भी, लेकिन सही वे दोनों भी हैं। तो जब सेंटेंस में यहां पर हम देखेंगे कि आया है विच, वो भी कार के लिए, तो सही है, लेकिन हमने चुनना है कार के लिए, नॉन लिविंग के लिए चुनना है विच और दैट में से, तो हम विच ना चुन करके किसके साथ जाना पसंद करेंगे, दैट के साथ, प्रेफरेबल है, ज्यादा सही है। दिया विच है, नो एरर है, उसमें तो रिप्लेस तो कर नहीं सकते, सही या गलत बताना, तो विच ठीक है। मान लो यहां विच की जगह पहले से ही दैट दे देता, दैट देता, दिस इज द कार दैट आई वांट, तो भी सही है, क्योंकि ये तो सही होता है, दैट तो दोनों ही तरीके सही होगा। यहां पर भी अगर दैट दे देता, कहता दिस इज द बॉय दैट इज, तब भी सही होता। बात हो रही है हु में भी सही है, विच में भी सही है, ऑप्शन देने पर हम टूट के पड़ जाएंगे दैट के ऊपर कि भाई ये सबसे सही है, गलत ही नहीं होगा। पहली बात ये थी, दिस इज द बॉय डैश इज में, तो भाई यहां पर हु और दैट की लड़ाई है, बॉय तो नॉन लिविंग तो है नहीं, तो यहां विच तो आ नहीं सकता, लिविंग है। इन दोनों में से अगर चुनेंगे तो सबसे सही क्या माना जाता है, दैट, चुनने पर, ऑप्शन देने पर, अदरवाइज तो जो ऑप्शन अवेलेबल एक ही है तो उसी से काम चलाना पड़ेगा, चॉइस तो है नहीं। तो इस तरीके से आपको चुनना है, ये दैट की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो बात हुई कि भाई दैट हमें हु और विच के जगह पर यूज करना, लेकिन अब बात आई यहां पर हु और विच गलत हो जाएगी, ध्यान से समझना, वहां चॉइस थी, हु भी सही विच भी सही, हु और दैट की जगह अगर डैश दे के पूछे, ऑप्शन दे के पूछे, विकल्प दे के पूछे तो दैट हम जाएंगे, लेकिन ये कंपलसरी वाली सिचुएशन होगी जहां हु और विच लगाना ही गलत, आएगा ही नहीं, लगाया तो गलत। तो इसमें क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री अगर सेंटेंस में दी गई हो, सुपरलेटिव डिग्री अगर सेंटेंस में दी गई हो तो, अगर सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री दी गई हो तो सिर्फ तो सिर्फ दैट तो सिर्फ दैट का यूज तो सिर्फ दैट का यूज रिलेटिव प्रोनाउन तो सिर्फ दैट का यूज रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर जो जिसे या जिन्हें जो जिसे या जिन्हें जो जिसे या जिन्हें की सेंस में होगा, जो जिसे या जिन्हें की सेंस में होगा, समझ लीजिएगा। सुपरलेटिव डिग्री अगर सेंटेंस में दी गई हो, सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरमैन नहीं है, सुपरलेटिव डिग्री आएगी अगर सेंटेंस में आ जाए, हमेशा है जरूरी नहीं, अगर आ गई तो दैट का यूज रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर होगा, जो जिसे जिन्हें की सेंस में होगा। ऐसे में हु या विच का यूज नहीं होगा, ऐसे में हु या विच का यूज नहीं होगा। आप करने को कर सकते हैं भाई, आपके पास राइट्स है, ठीक है। ऑप्शन में आया कि अब की बार T20 का वर्ल्ड कप किसने जीता, तो आपके पास चार ऑप्शन है, पढ़ा आपने है नहीं, तो आप तो अपने फ्रेंड से पूछेंगे बता किसको जिताऊं, तो आप उसी को जिता देंगे, आपके हाथ में पावर है ना, मार्क्स तो मिलना है नहीं, तो आप तो पूछेंगे बताओ किसको जिताना, उसी पे क्लिक कर दोगे, तो आंसर गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब, आप चाहो कि आपका आंसर गलत हो तो आप किसी को भी चुन सकते हो, आप वो भी लगा दोगे, आप विच भी, लेकिन सही आंसर अगर आपको चाहिए, मार्क्स चाहिए, तो ध्यान रखना सुपरलेटिव डिग्री अगर सेंटेंस में आ गए तो फिर वहां दैट का यूज रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर होगा, जो जिसे या जिन्हें की हिंदी में, वहां हु विच का यूज करना बिल्कुल गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, कैसे सही हो जाएगा, समझ लेते हैं। ही इज द बेस्ट प्लेयर डैश कैन प्ले इन एनी
सर्कमस्टांसेस, यह सबसे उत्तम सर्वोत्तम प्लेयर खिलाड़ी है जो किसी भी परिस्थितियों में खेल सकता है। ठीक है, सबसे उत्तम है जो किसी भी परिस्थिति में खेल सकता है। तो इसमें आपने क्या देखना है भाई, इसमें आपने देखना है ये जो द बेस्ट आया, ये क्या क्या चीज आ गई। आप सब ने इस जंतु का नाम जरूर लिखा सुना पड़ा होगा, गुड, फिर बेटर, फिर बेस्ट। तो समझ लेना, एक गुड है, एक बेटर है, एक बेस्ट है। ये जो होता है ये आपका पॉजिटिव डिग्री कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉजिटिव डिग्री। और ये वाला जो है ये आपका कहलाता है कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। और ये वाला कहलाएगा सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो ध्यान दो, मैंने कहा अगर सुपरलेटिव डिग्री सेंटेंस में हो तो दैट का यूज होगा, वहां विच और हु अगर आपने लगाया सेंटेंस में दे दिया ऑप्शन में तो गलत हो जाएगा। तो यहां हमारा आंसर क्या आएगा? दैट। ये तो ऑप्शन की बात थी कि भाई पहला ऑप्शन होता दैट, दूसरा ऑप्शन होता हु, तीसरा ऑप्शन होता विच, चौथा ऑप्शन होता हु, या कुछ भी ऐसा। तो हमारा आंसर यहां पर दैट बन गया। लेकिन अगर एग्जामिनर ये क्वेश्चन डैश में ना दे करके, फिल इन द ब्लैंक्स में ना दे करके एक सेंटेंस बना दे, यू आर द टॉलेस्ट बॉय हु कैन टच द रूफ, या हु कैन टच द, हु कैन टच द फैन, जो फैन को भी हाथ से छू सकता है, इतने आप टॉल हो। तो इंसान थोड़ी, आप तो जिब्रा हो गए हो पहले ही, तो जिब्रा से दूर रहना है। यू आर द टॉलेस्ट बॉय, आप सबसे लंबे लड़के हो जो फैन को भी टच कर सकता है। तो देखो हु आया, और वो भी टॉलेस्ट, कौन सी डिग्री है? टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो हम क्या यूज करते हैं? दैट। तो अगर ऐसे पूछे, पार्टीशन करके देगा, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ऐसे, तो ऐसे भी पूछे तो ध्यान रखना वो वाला आपका एरर बन गया है जिसमें हु आया, आना था दैट, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के पहले दैट आता है। अब यहां तक हमने जो हमारे प्रोनाउंस थे रिलेटिव की अगर बात करें, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दैट के बारे में करी है। एक पॉइंट दैट का बचता है, अभी हम इसे करेंगे नेक्स्ट कक्षा में। यहां तक मैं आशा करता हूं चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। और जैसा भी आपको लगता है कि भाई ये चीजें मुझे बहुत बढ़िया लगी सर, और ये चीज और हो जाती तो चार चांद लग जाते, ठीक है ना। चांद तो एक ही है, चार चांद से मेरा मतलब होता है, हिंदी की कहावत है कि और ज्यादा बेहतर बन जाना। अगर आपको लगता है कि हो सकती थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताइएगा कि क्या क्या चीजें और आपको चाहिए, क्या क्या आपको क्वेश्चंस चाहिए, कंटेंट चाहिए, उसी के हिसाब से हम चीजों को बदल देंगे। तो आशा करते हैं आप सभी सकुशल रहेंगे और अगली क्लास में मिलेंगे और फिर सीखेंगे बहुत ही अच्छे जानदार शानदार तरीके से। तब तक के लिए नमस्कार।